हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे, तो आज हम 12th फिजिक्स का एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि फिजिक्स के पेपर में यार हर साल पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हो डेरिवेशन है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगा के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको यार आज के इस वीडियो पे बहुत ही मस्त तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये जो चीज लिखा है ना यहाँ पे थ्योरी, इसको आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आप लोग इसे लिखोगे, इसका चित्र समझोगे और इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, बस आपको करना क्या, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, एकदम आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और आपका ये जो हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगा के सिद्धांत के आधार पे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। और एक चीज जान लो, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने परावर्तन की व्याख्या देखी थी, तो आप लोग वो वाला जाके जरूर देख लेना। उस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट की, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं इस डेरिवेशन को देखते हैं। सिंपल हमें करना क्या है, हाइगेन्स के सिद्धांत से क्या दिखाना है, अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या का ये मतलब है आपको प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो सिद्ध करने। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपको पता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान जो होता है नियत होता है, ये स्नेल का नियम कहलाता है और ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो इन्हीं दोनों नियमों को आपको सिद्ध करके दिखाना है हाइगेन्स के सिद्धांत से। ठीक है, तो सिंपल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखो अपवर्तन में क्या होता है, एक अपवर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, उसमें एक आपतित किरण इस टाइप से आती है, फिर हम उसमें अभिलंब खींचते हैं इस टाइप से। ठीक है, अभिलंब खींचते हैं और आपको पता है अपवर्तन की घटना में दो माध्यम होते हैं। इधर का मान लो माध्यम एक हो सकता है, उसे विरल भी मान सकते हो या सघन भी मान सकते हो, कोई माध्यम मान लो। अगर उधर विरल होगा तो इधर सघन हो जाएगा, या इधर विरल होगा तो इधर सघन हो जाएगा। अपवर्तन में क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आई होता है, और जो आपतित किरण होती है अगर विरल से सघन माध्यम में जाती है तो इस अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से चली जाती है। ठीक है, और ये कोण जो होता है आर बनता है, ये चीज होता है। और अगर इसका उल्टा होता है, सघन से विरल माध्यम में जाती, तो ये जो अपवर्तित किरण है ये इस टाइप से अभिलंब से दूर हट के निकल जाती। ठीक है, तो ये होती है अपवर्तन की घटना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक अपवर्तक पृष्ठ लेना होगा। तो हम यहां से मानते हैं कि हमारे पास एक क्या चीज है, अपवर्तक पृष्ठ है। इस टाइप से सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक अपवर्तक पृष्ठ जिसे नाम देते हैं जेड जेड डैश। ठीक है, माना हमारे पास एक क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है जेड जेड डैश। देखो अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ जो होगा उसमें एक तरफ की सतह कैसी होगी, पालिशदार, तो इसलिए पालिशदार सतह है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे पास क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। अब हमें किस सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करनी है अपवर्तन की, हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पे। तो हाइगेन्स के सिद्धांत में क्या आएंगी, द्वितीयक तरंगे होती है और तरंगे होती है और तरंगाग्र होता है। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पे इस अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पे एक तरंगाग्र आता है। ठीक है, तरंगाग्र इस टाइप से मान लो दो तरंगे आती है। सबसे पहले देखो ब्लू से बना दे इसे। ठीक है, इस टाइप से मान लो एक तरंग इस टाइप से आती है और दूसरी तरंग कुछ इस टाइप से आती है। ठीक है, तो आपको पता है, देखो हाइगेन्स ने क्या बताया था अपने द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत पे, कि अगर मान लो तरंगे हैं, ठीक है, तरंगाग्र की परिभाषा ये थी कि मान लो अगर तरंगे आपकी संचरित होती, जब तरंग स्रोत से तरंगे संचरित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और अगर हम उनमें क्या करें, एक लंबवत पृष्ठ खींच दे तो ये पृष्ठ जो होता है उन कणों को एक नई दिशा प्रदान करता है। ठीक है, या कह सकते हो ये पृष्ठ जो होता है उन कणों को, मतलब इस पृष्ठ पे वो जो सभी कण होते हैं कंपन की समान कला में होते हैं, तो इस पृष्ठ को तरंगाग्र बोलते हैं। तो सिंपल इसमें होता क्या है, इसमें इस टाइप से अगर हम एक लंबवत पृष्ठ खींच दें, इसमें अगर जैसे दो तरंगे आई है, पहली तरंग ये है आपकी और दूसरी तरंग ये है, अगर इस तरंग इन तरंगों के बीच में हम यहाँ पे 90 डिग्री पे एक क्या खींच दे, एक पृष्ठ खींच दे, तो ये पृष्ठ ही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, तरंगों के बीच में लंबवत जो पृष्ठ खींचा जाता है वह पृष्ठ ही तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया ए पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दिया बी पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को नाम दिया ए पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दिया बी पॉइंट। तो इस टाइप से हमारे पास एक तरंगाग्र जो है ए बी, ये अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पे क्या होता है, आपतित होता है। जैसे इसमें आपतित किरण होती है वैसे इसमें आपतित तरंगाग्र है। ठीक है, तो माना लिखा यही जाएगा, समझ लो, माना एक तरंगाग्र ए बी
पर इसमें अपवर्तक पृष्ठ, माना एक तरंगाग्र AB अपवर्तक पृष्ठ z डैश पे तिरछा आपतित होता है, ठीक है, तिरछा आपतित होता है। और इसमें एक चीज और मानना है कि आपका ये जो तिरछा आपतित हो रहा है, इसमें जो A पॉइंट है, ये जो A पॉइंट है, ये t बराबर 0 समय पे इस z डैश को स्पर्श करता है। t का मतलब समय, ठीक है, मतलब जब समय 0 होता है, t बराबर 0 होता है, तब ये आपका अपवर्तक पृष्ठ z डैश पे कौन स्पर्श करता है? A पॉइंट, ठीक है। अब आपको पता है जब आपका कोई आपतित किरण यहाँ पे आती है तो हम अभिलंब खींचते हैं, वैसे हम यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री की रेखा। इस टाइप से जब आप लोग क्या करोगे, अभिलंब खींचोगे, अभिलंब खींचोगे। आप मान लो अगर ऊपर का माध्यम विरल हो, नीचे का माध्यम सघन हो, ऊपर का माध्यम विरल और नीचे का माध्यम सघन हो, तो किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो ये आपका तरंगाग्र की ये आपकी ये वाली किरण थी, ये क्या हो जाएगी, इस टाइप से, ये अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर झुकती हुई कुछ इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। इस अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से आपका आ जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे सकते हो, मान लो इस पॉइंट को हम नाम दे दे, कौन सा पॉइंट, इसे बी डैश दे दो, ठीक है, इसे बी डैश दे दिया। देख लो सिंपल, ए से बी डैश तक जाने में समय भी समझ लेना, ए से बी डैश तक जाने में मान लो टी समय लगता है। पहले इस तरंगाग्र को ए तक आने में कितना समय लगा, टी 0, लेकिन जब ए से बी डैश तक जाएगी तब समय कितना लगेगा, टी समय लगेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और समझना, अपवर्तन में अगर दोनों ओर के माध्यम अलग होते हैं तो उसमें प्रकाश, वो जो तरंगाग्र की चाल होगी वो भी अलग होगी। मान लो यहाँ पे तरंगाग्र की चाल v1 है और यहाँ पे आपकी तरंगाग्र की चाल कितनी है, v2, ठीक है। परावर्तन में क्या था, एक ही माध्यम था इसलिए चाल v ही थी, लेकिन इसमें क्या है, दो अलग अलग माध्यम सघन और विरल होंगे, तो इसमें v1 इसमें v2, ठीक है। अब अगर देखें तो यहां पर से इस टाइप से ये आपका अभिलंब की ओर झुकी, क्यों झुकी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में हमने माना है, तो इस टाइप से आया था और इस टाइप से झुक के चला गया, ठीक है। अब अगर यहां से इस बी वाले पॉइंट को भी आगे बढ़ाएं, इस टाइप से अगर इसे भी आगे बढ़ाए तो ये आके यहाँ पे स्पर्श करेगी, और जिस पॉइंट पे स्पर्श करेगी उस पॉइंट को नाम दे देते हैं, कौन सा पॉइंट, ए डैश। मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए डैश, ठीक है। तो यहां से समझना, जितने समय में ए से बी डैश तक आप पहुंचे हो उतने ही समय आपको लगा बी से ए डैश तक पहुंचने में, ठीक है। पहले तरंगाग्र इस टाइप से आया था, ए पॉइंट तो स्पर्श कर रहा था, बी पॉइंट नहीं स्पर्श कर रहा था। फिर जितने समय में ए से आप बी डैश तक चले गए उतने ही समय में आप बी से कहां तक आए, ए डैश तक आए, ठीक है। इसलिए हमने कहा आप जब यहाँ पे भी ये स्पर्श किया अपवर्तक पृष्ठ पे, तो यहाँ पे भी अभिलंब बनेगा और यहाँ पे भी अपवर्तित किरण होगी, तो यहाँ पे भी अभिलंब आपको इस टाइप से बना लेना है, ठीक है। इस टाइप से आपका अभिलंब बना लेना है यहाँ से, ठीक है। इस टाइप से आपको अभिलंब बना लेना है। अब इसमें भी वही चीज होगा, जब आपका क्या हुआ यहाँ पे, जब आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और अभिलंब की ओर झुकते हुए, देखो इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। अभिलंब की ओर झुकते हुए इस टाइप से तरंगाग्र आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा झुक के ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे आगे बढ़ा ले इस टाइप से, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पे आपने बी पॉइंट माना था, कौन सा, बी डैश पॉइंट, तो यहां से इसको इस टाइप से आपको मिला लेना है, तो ये दूसरा तरंगाग्र हो जाएगा, ठीक है। ये अगर यहाँ पे लंबवत पृष्ठ खींच दिए तो ये कैसा तरंगाग्र हो गया, दूसरा तरंगाग्र। यहाँ पे पॉइंट क्या था, ए डैश था, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, ए डैश था, ठीक है। ये आपकी इस टाइप से तरंगे जा रही नीचे की ओर, ठीक है। और ये आपका ए डैश बी डैश जो बना, ये दूसरा तरंगाग्र बना, जिसे आप अपवर्तित तरंगाग्र भी बोल सकते हो। अब इसमें एक बार फिर से समझो हुआ क्या चीज। अभी सब लोग सोच रहे होंगे भैया ये क्या चीज हो गया। सिंपल देखो क्या हुआ, सबसे पहले इसको इरेज किया जाए, ठीक है। आप देखो हुआ क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास एक अपवर्तक पृष्ठ था जेड जेड डैश, माना एक अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश, यहाँ पे V2 था, ठीक है, वेग। अब माना एक अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है जिसमें एक तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, ठीक है, जिसमें एक तरंगाग्र AB इस अपवर्तक पृष्ठ पे तिरछा आपतित होता है, और तरंगाग्र का जो बिंदु A है इस जेड जेड डैश को t बराबर 0 समय में स्पर्श करता है, ठीक है। अब हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पे जब अगर किसी, मान लो तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, ठीक है, तो माध्यम के कण जो होते हैं कंपन करने लगते हैं, और उन जो माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, अगर हम वहां पे एक पृष्ठ और खींचते, देखो इस टाइप से, जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो यहाँ पे जो कण उपस्थित होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन दिखाने लगते हैं। अब इसमें अगर इस टाइप से एक पृष्ठ खींच दिया जाता है तो वो पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। अब जब पृष्ठ खींचा जाता है तो ये जो कण होते हैं ये एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे नई तरंगे निकलती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। यही चीज तो होता है। तो वैसे ही जब तरंगाग्र यहाँ पे आया, ए पे स्पर्श किया तो इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकली,
और द्वितीयक तरंग क्या है, इस टाइप से आगे बढ़ी, ठीक है, और उसमें जब आया तो इसमें भी आगे बढ़ी, इस टाइप से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये द्वितीयक तरंग का ही आई है ए से बी डैश तक, और ये जब आपका यहाँ पे आई तो ए डैश से आगे इधर की ओर, ठीक है, इस टाइप से। तो सिंपल यहाँ पे आप ये इस तरह से भी समझ सकते हो या इस टाइप से समझ सकते हो। जब आपकी आपतित किरण यहाँ पे आई तो अभिलंब खींचा गया, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये आपकी अभिलंब, ये अभिलंब है, ये ब्लैक वाली लाइन देख सकते हो, तो अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से तरंग आ जाएगी, ठीक है। और जैसे उसमें आई थी वैसे इसमें भी विरल से सघन में जब आएगी, देखो पहले हमने बी से ए डैश तक इसको बढ़ाया, ठीक है, जितने समय में ए से बी डैश तक टी समय लगा उतना ही समय बी से हमको ए डैश तक आने में लगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी जब यहाँ तक आई तो इससे भी द्वितीयक तरंगे निकलेंगी और ये इस टाइप से अभिलंब की ओर झुकती हुई यहाँ पे आ जाएंगी। अब अगर इसमें भी तरंगाग्र बनाना है तो यहाँ पे भी हम 90 डिग्री की एक लाइन बना देंगे। देखो तरंगाग्र जो होता है एक ऐसा पृष्ठ होता है जो 90 डिग्री की लाइन बनाता है तरंगों से, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने खींच दिया तो ये भी 90 डिग्री की लाइन बनाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, चित्र आपका कंप्लीट है, ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ लो, यहाँ पे हमने लिखा क्या हुआ है समझ लो थोड़ा, ठीक है। हमने लिखा है माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, जो चीज यहाँ पे आपने किया है वही चीज वहां पे लिखा है। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक तरंगाग्र ए बी जेड जेड डैश पे तिरछा आपतित होता है, एक तरंगाग्र ए बी इस अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पे तिरछा आपतित होता है, ठीक है। फिर कहा गया माना अपवर्तक पृष्ठ के दोनों ओर अलग अलग माध्यम एक व दो है। आप मान सकते हो यहाँ पे आपका अलग माध्यम, जैसे इसे विरल या सघन मान सकते हो, या माध्यम एक और माध्यम दो मान सकते हो। इसे मान लिया माध्यम एक, इसे मान लिया माध्यम दो, ठीक है। दोनों और अलग अलग माध्यम, माध्यम एक व माध्यम दो है, ठीक है। अब कहा गया t बराबर 0 समय पे तरंगाग्र का बिंदु ए जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। t बराबर 0 मतलब जब समय 0 होता है तब तरंगाग्र का बिंदु ए जो होता है जेड जेड डैश को स्पर्श करता है, ये हमने पहले भी बताया। फिर कहा गया तथा ए से बी डैश तक पहुंचने में तथा बी से ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। ए से बी डैश तक पहुंचने में तथा बी से ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। इतना आपको लिख देना है। जो चीज मतलब आपने चित्र में बनाया वही चीज यहाँ पे सेम लिखा गया, कुछ भी अलग नहीं है। जो चित्र में बनाया वही चीज यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कोण को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इतना तो सबको पता है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आई। ध्यान से समझना, ये आपतित किरण थी, ये वाला ब्लैक लाइन वाला अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को क्या नाम दिया जाएगा, कोण आई, ठीक है। आपतित किरण थी तो इसके बीच जो कोण बना उसे बोला गया आपतन कोण आई, ठीक है। अब अगर ये कोण आई हो गया तो ध्यान से समझना, अभिलंब जो होता है इससे कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये यहां से अभिलंब जो बना रहा है इतना कोण, ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर ये कोण आई है तो इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। ये कितना हो जाएगा, इधर का कोण, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। ध्यान समझो, पूरा कोण 90 होता है। अगर इतना कोण जैसे इधर का कोण हो या इधर का कोण, अगर इतना आई बना रहा है तो इतना कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई ही तो हो जाएगा। इस टाइप से ये कितना हो गया, 90 माइनस आई। अब अगर ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण आई है, ये 90 माइनस आई है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, ये कोण आपका कितना हो जाएगा, ये कोण आई हो जाएगा, ठीक है। इससे आप कैसे समझ सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण से भी समझ सकते हो। जैसे ये आई है तो ये कोण भी आई हो जाएगा। या जैसे तरंगाग्र आपका कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का। देखो ये आपका तरंगाग्र जो है इसके साथ कितना कोण बनाएगा, 90। अगर ये 90 माइनस आई और ये 90 तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये कोण कितना हो जाएगा, आई, ठीक है। इसी टाइप से जैसे ये आपकी किरण थी और ये अपवर्तित तरंगाग्र की किरण है। देखो ये क्या है, ये अभिलंब है, इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। अब अगर ये अभिलंब है और ये अपवर्तित तरंगाग्र है तो इसके बीच में यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण, ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। अब अगर ये कोण आर है तो ये आपका अभिलंब के साथ, देखो जैसे यहाँ पे अभिलंब के साथ 90 बना था वैसे ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आर। अब अगर ये 90 माइनस आर हुआ तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा आर, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से सिंपल इसमें कोण समझना बस। देखो आपका ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर होता है। अगर ये कोण आर है और यहाँ से अभिलंब जो है इसके साथ 90 का कोण बना रहा है, इस अपवर्तक पृष्ठ के साथ 90 का कोण बना रहा है, तो अगर ये आर है तो इतना कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। अब ये 90 माइनस आर और ये जो तरंगाग्र है ये कितना कोण बना रहा है, 90। तो 90 ये है, 90 माइनस आर ये, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये कोण आई हुआ, इस टाइप से ये कोण आर हुआ।
इसमें बस इतना अगर आप लोग समझ गए तो अब आप लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल, अब आगे समझते हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था, मेन कोण समझना था। यहाँ पे आप समझ सकते हो ये तरंगाग्र के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे भी ये तरंगाग्र कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, इस टाइप से। ठीक है, बस इसमें कोण था, ये कोण आई है आपतन कोण, ये 90 माइनस आई, ये आई हो गया। ये आपका आर था, ये 90 माइनस आर, तो ये आर हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसका डेरिवेशन समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दूरी निकालते हैं। दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। और हमने माना माध्यम 1 में तरंग की चाल v1 तथा माध्यम 2 में तरंग की चाल v2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दो दूरियां हैं हमारे पास, पहली तो b से लेके a डैश तक और दूसरी दूरी a से लेके b डैश तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी दूरी निकाल लेते हैं, a से लेके b डैश तक, ए बी डैश लिख सकते हो। ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, या सबसे पहले पहले माध्यम की दूरी निकाल लो जो माध्यम 1 की थी। ठीक है, माध्यम 1 की दूरी है b से a डैश, तो b a डैश पहले निकाल लेते हैं। बी ए डैश क्या हो जाएगा, बी ए डैश बराबर चाल गुणे समय। बी ए डैश कहाँ की दूरी है, पहले माध्यम की, तो वहां पे हमने चाल कितनी मान रखी, v1। यहाँ पे लिखा भी है कि माध्यम 1 में तरंग की चाल v1 और 2 में v2 है, तो v1 इंटू समय कितना हो जाएगा, हमने समय भी माना था कि a से b डैश तक पहुंचने में तथा b से a डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। a से b डैश तक पहुंचने में तथा b से a डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, तो यहाँ से v1 इंटू टी, इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसी टाइप से दूसरी दूरी निकाल लेते हैं, ab डैश, वो कितनी हो जाएगी, दूसरे माध्यम की दूरी है, तो चाल कितनी है v2 इंटू समय कितना है t। इस टाइप से ab डैश आ जाएगा v2t, इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें क्या दिखाना है, अपवर्तन का नियम। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम है, दूसरा वाला और पहला वाला, तो दोनों को हम बताते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा होता है आपतन कोण कीजिए I और अपवर्तन कोण कीजिए R, दोनों का अनुपात नियत होता है। मतलब यहाँ से साइन I बटे साइन R, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, n, अपवर्तनांक के बराबर, या इसे ऐसे समझ सकते हो 1/2 के बराबर। ठीक है, 1/2 के बराबर। ठीक है, और अगर इसे ऐसे लिखा जाए तो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, n2 बटा n1। ठीक है, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, n2 बटा n1। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमें यही सिद्ध कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा कौन सा, ए बी ए डैश। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं हम लोग, ए बी ए डैश, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी ए डैश। इसमें हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा। साइन आई कोण है तो यहाँ पे साइन आई निकाल लो, साइन आई। अब आपको एक चीज पता होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो आई के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आई कोण है इसलिए इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, मतलब ए डैश बी या बी ए डैश, कुछ भी लिख सकते हो, ए डैश बी या बी ए डैश कुछ भी लिख सकते हो। तो बी ए डैश बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब हो गया ये बी ए डैश बटा कर्ण कौन हो जाएगा, ए ए डैश। क्यों, क्योंकि 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा ए ए डैश। तो यहाँ से आया बी ए डैश बराबर ए ए डैश। ठीक है, तो यहाँ से बी ए डैश की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, v1t, यहाँ पे है v1t बटे में क्या हो जाएगा, ए ए डैश। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 3 मान लो। ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लो, इस टाइप से 2 हो गया था, समीकरण 3 इसे। तो साइन आई बराबर बी ए डैश बटा ए डैश, बी ए डैश की वैल्यू कितनी है, बी ए डैश की वैल्यू, चलो इसे नीचे लिख लो थोड़ा, है ना, अलग लिख लेते हैं। साइन आई बराबर बी ए डैश की वैल्यू है v1t और बटे में ए ए डैश, इसे मान लो समीकरण 3। इसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला, ए बी ए डैश। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में। ठीक है, इसमें आपके पास कौन सा कोण है, साइन आर, साइन आर निकाल लेते हैं। साइन आर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण वही सूत्र है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो आर के सामने की भुजा लंब मतलब ए बी डैश, आर के सामने की भुजा लंब मतलब ए बी डैश बटा कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण 90 के सामने की भुजा 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण ए ए डैश। ठीक है, तो यहाँ से ए बी डैश बटा ए ए डैश। अगर यहाँ से साइन आर की वैल्यू निकाले तो साइन आर बराबर ए बी डैश कितना है, v2t बटा ए ए डैश। ठीक है, इस टाइप से इसे मान लेते हैं समीकरण 4। यहाँ से क्या हो गया, v2t बटा ए ए डैश। अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। यहाँ से लिखते हैं समीकरण 3 व 4 का भाग करने पे, लिखते हैं देखो, समीकरण 3 व 4 का भाग करने पे, समीकरण 3
व 4 का भाग करने पर, ठीक है। समीकरण 3 व 4 का क्या कर देते हैं, भाग करने पर, ठीक है। समीकरण 3 व 4 का भाग कर देते हैं। समीकरण 3 ये साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। दोनों का भाग करना है तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। इस टाइप से बराबर, देखो इधर वाले का इधर से भाग करो, इधर वाले का इधर से, ठीक है। तो साइन आई बटा साइन आर, इधर क्या है v1t बटा a डैश, इधर v2t बटा a डैश। यहाँ है v1t, सही से लिख लो, देखो v1t बटा a डैश बटे में v2t बटे a डैश, इस टाइप से है, बीच में बराबर लगा लो, ठीक है। देखो भाग दे रहे हैं समीकरण 3 और 4 का, तो समीकरण 3 ये साइन आई बटा साइन आर, यहाँ से v1t बटा a डैश बटे में v2t बटा a डैश, ठीक है। इतना हुआ। आप देखोगे a डैश बटे में इधर भी दोनों आपस में कैंसिल, बचेगा क्या, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या बचा, v1t बटे में v2t, ठीक है। इस टाइप से साइन आई बटा साइन आर बराबर v1t बटा v2t। यहां से t से t अगर कैंसिल कर दो तो साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 बटा v2 आ जाएगा। यही स्नेल का नियम है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे कहोगे स्नेल का नियम कैसे, देखो आपको नियम हमने बताया साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1। n2 n1 क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे क्या है, माध्यम 1 की चाल बटा माध्यम 2 की चाल। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, देखो सूत्र याद रखना, n बराबर होता है c अपॉन v, ठीक है। सूत्र होता है n बराबर c अपॉन v, जहां n आपका अपवर्तनांक, v आपका वेग, c होती प्रकाश की चाल। अगर यहाँ से आप चाहो इतना ही लिख के छोड़ दो, या आप चाहो तो यहाँ से n1 और n2 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से लिखना चूंकि n1 बराबर c बटा v1 कॉमा n2 बराबर c बटा v2। यहाँ से आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो, या इतने में ही लिख सकते हो, यही स्नेल का नियम है। या आगे करना चाहो तो कर सकते हो, n1 अपवर्तनांक मान लो माध्यम 1 का, n2 मान लो माध्यम 2 का, v1 चाल है ही है, v2 भी है, और c क्या है, प्रकाश की चाल सेम रहेगी। तो n1 बराबर c बटा v1, n2 बराबर c बटा v2। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, v1 और v2 निकाल सकते हो, ठीक है। अगर v1 और v2 की बात करें तो v1 निकालोगे तो c बटा n1, v2 बराबर c बटा n2, यहां से रख दो वैल्यू और आपका पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो निकालते हैं आगे, ठीक है। और आप लोग चाहते तो यही इतने तक ही छोड़ सकते हो, लिख देना यही स्नेल का नियम है, या चाहो तो आगे कर लो इस टाइप से जैसे हम कर रहे हैं। v1 की जगह क्या करो, देखो साइन आई बटा साइन आर बराबर, इस v1 की जगह रख दो c बटा n1 और v2 की जगह रख दो c बटा n2, ठीक है। इस टाइप से अब यहां से अगर बात करें तो साइन आई बटा साइन आर बराबर यहाँ ऊपर c बटा n1, और ये जो c बटा n2 नीचे ये ऊपर चला जाएगा तो n2 बटा c बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये ऊपर जाएगा तो n2 बटा c, जो c बटा n2 है ऊपर जाके n2 बटा c, c से c कैंसिल, साइन आई बटा साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2, ठीक है। इस टाइप से यही आपका स्नेल का नियम है, या लिख सकते हो यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, लिख देना यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। यही आपका अपवर्तन का दूसरा नियम है। आप चाहते तो यहीं तक लिख के छोड़ सकते थे, क्योंकि v1 की जगह वैसे भी c बटा n1, v2 की जगह c बटा n2, हम लोग यहाँ तक आएंगे इतना आ जाएगा। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। प्रथम नियम भी सिद्ध कर सकते हो, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है लिखना है यहाँ पर। देखो आपको बताया ए बी जो है ये कैसा तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र, और ये जो बी ए डैश है ये कैसा तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र। क्योंकि ये किरण अपवर्तित, जैसे उसमें आपतित किरण अपवर्तित किरण, वैसे आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र। तो यहां से लिखना है यहाँ पर आपतित तरंगाग्र ए बी, आपतित तरंगाग्र ए बी, और आपका अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित वाला कौन है, ए डैश बी डैश, ठीक है। अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा इनके अभिलंब या इन पर स्थित अभिलंब, इन पर स्थित जो अभिलंब थे, इन पर स्थित अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ठीक है। या लिख सकते हो अभिलंब अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर स्थित है, अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर स्थित है, जेड जेड डैश पर स्थित है, अतः यही अपवर्तन का प्रथम नियम है, ठीक है। अतः यही अपवर्तन का प्रथम नियम है, ठीक है। अपवर्तन का प्रथम नियम है, ठीक है। यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा,
ये चीज आपको सिद्ध करना था। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये नियम प्रूव्ड है। पहला नियम यही था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। तो यहाँ से हमने लिखा, यहाँ पर आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा इन पर खींचे गए अभिलंब एक ही तल पे स्थित है या अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पे स्थित है, या यहाँ से लिख देना अभिलंब एक ही तल में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या लिख देना, एक ही तल में स्थित है, अतः यही अपवर्तन का प्रथम नियम, एक ही तल में स्थित है। ठीक है, एक ही तल में स्थित है। ठीक है, और यही अपवर्तन का क्या है, एक ही तल में, नीचे लिखा हुआ स्थित है। ठीक है, एक ही तल में स्थित है। आप देखो यहाँ पर आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा इन पर खींचे गए अभिलंब या इन पर स्थित अभिलंब एक ही तल में स्थित है, अतः यही अपवर्तन का प्रथम नियम है। यही हमें सिद्ध करना था। पहला नियम ये सिद्ध है, दूसरा नियम ये सिद्ध है, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1/2। ठीक है, 1/2, यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, इस टाइप से हमारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है, हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक है, देख सकते हो सिंपल सा था। इसी टाइप से हमने परावर्तन को भी समझ रखा है। जिसने परावर्तन वाला वीडियो नहीं देखा, आपसे कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में होगा। सिंपल सा चित्र ये है, और इस टाइप से इसको आपको सबसे पहले लिख लेना, जो चीज चित्र में बनाया गया, फिर डेरिवेशन आपका इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में होगा। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चलो चैनल पे ना सब्सक्राइब जरूर कर लो, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना यार कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और आपसे कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12 फिजिक्स 1 शॉट, वहां से जाके आप इसके पहले के सभी वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।